गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। आज क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना विद्युत द्विध्रुव के द्वारा, वो भी निरक्षीय स्थिति में, जो उसके अक्ष के सापेक्ष में किसी दूसरे स्थान पर होगा। तो बेसिकली देखिए, इसको समझिए कि ये निरक्षीय स्थिति होता क्या है। तो सबसे पहले एक निरक्षीय वर्ड को इसमें समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए, निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि अगर हम कोई विद्युत द्विध्रुव लिए हैं तो उसका जो अक्ष होगा, यानी कि उसके जो माइनस और प्लस को मिलाने वाली रेखा होगी, अगर उस रेखा में हम न किसी बिंदु को लेकर के और उस रेखा के लंबवत किसी बिंदु को हम ले रहे हैं, उससे लंबवत किसी बिंदु को हम लेके चल रहे हैं, वहाँ पे हम किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो वो कहलाता है निरक्षीय स्थिति, यानी कि निरक्ष में। तो सबसे पहले हम इसमें डाइपोल मान लेते हैं, एक द्विध्रुव मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक डाइपोल मान ले रहे हैं, ये है माइनस क्यू और इससे यहाँ पर है प्लस क्यू, और इनकी जो बीच की दूरी है वह 2l दूरी। अब देखिए, इस माइनस और इस प्लस को मिलाने वाली रेखा ये ऐसे है इधर, लेकिन हमें इस रेखा पर नहीं लेना है क्योंकि वो अक्षीय स्थिति हो जाएगी, उसको हमने पहले देख लिया है। तो इसमें हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पे। तो अब देखिए, जो इनका अक्ष है, इस माइनस और प्लस को मिलाने वाली रेखा, अगर इसके लंबवत हम लेके कोई बिंदु लेके चल रहे हैं तो वह निरक्षीय बिंदु कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम कोई बिंदु मान लेते हैं, यह बिंदु P है, इस पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर, कि इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा और दोनों का परिणामी कितना आएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसके सेंटर पॉइंट से, यानी कि इसके बीच वाले बिंदु से हम लेके चलेंगे। तो ये अगर बीच वाले बिंदु हम लेते हैं तो इधर वाली दूरी L हो जाएगी, इधर वाली भी दूरी L हो जाएगी, ये दोनों दूरी L हो जाएंगी। और यहाँ से हम इस बिंदु की बीच की दूरी, चूँकि P जो बिंदु है इसकी बीच की दूरी हम R मान ले रहे हैं। तो अगर इसके मध्य बिंदु से इसकी बीच की दूरी R है और ये दूरियाँ L हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच की जो दूरी हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री अगर बन रहा है, तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालें, तो देखिए इसको मान लीजिए कि हम बिंदु A शो कर रहे हैं, इसको B से शो कर दे रहे हैं, इसको P से शो किए ही हैं, इसको C से शो कर दे रहे हैं। तो ये A C P में चेक करेंगे तो ये वाला आधार है, ये वाला लंब है, और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी कि सामने वाला बेसिकली कर्ण होगा। तो कर्ण का आपको पता होगा कि कर्ण इज इक्वल टू होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके अनुसार अगर कर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा, लंब है यहाँ पे r, तो r स्क्वायर और प्लस आधार है नीचे वाला l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। यानी कि इसका a और p की वैल्यू, a से p की बीच की वैल्यू ये आएगी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, इस वाले बिंदु के बीच की दूरी अगर हम निकालते हैं तो चूंकि ये भी l है और ये r है, जैसा कि इसमें था, ये भी l था और r था, ये तो दोनों के लिए उपनिष्ठ है, दोनों के लिए त्रिभुजों के लिए, तो ये भी 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है इसका भी मान आ जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखिए, तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर कोई माइनस चार्ज है, ऋणावेश है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह अंदर के साइड होती है, और कोई अगर प्लस चार्ज है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह होगी बाहर की साइड। तो अगर इसके अनुसार यहाँ पे हम चेक करें तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वह इधर के साइड ही होगी, अंदर के साइड। ठीक है। और इस प्लस के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो बाहर की साइड होगी ये ऐसे। ठीक है, इसकी दिशा हो जाएगी ये अंदर के साइड और इसकी दिशा हो जाएगी ये बाहर के साइड। तो इसकी मान लीजिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम E1 से शो कर रहे हैं और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम E2 से शो कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि आखिर एक एक करके अलग अलग इस बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कि माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस तीव्रता को हम शो किए E1 से, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। R स्क्वायर का सेंस हो जाएगा, R का मतलब है दूरी यहाँ पर, तो इस माइनस क्यू चार्ज से इस P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, इतनी है।
तो ये है टोटल मान रूट में r² प्लस l², और इसका हमें करना है स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में होता है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में r²। तो r² का सेंस है, इसका स्क्वायर करेंगे जब हम, तो ये आएगा टोटल E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान में हो जाएगा ये r² प्लस l², क्योंकि यहाँ से करंट हट जाएगी। इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम लेके चलें, तो दूसरा लेके चलेंगे तो हम E2 के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो प्लस Q चार्ज के कारण, तो प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसका मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपान में r² का सेंस है इसके लिए भी दूरी का मान वही है जो इसके लिए था, तो इसको भी इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा r² प्लस l²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए एक चीज़ कि अगर जैसे हम अक्षीय स्थिति में लेके चल रहे थे, दोनों एक रेखा में रह रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर दोनों एक साइड है तो उनको हम जोड़ देते थे, क्योंकि परिणामी उन्हीं की दिशा में निकलेगा। दोनों अगर विपरीत साइड में है तो उनको घटा देते थे। अब इस केस में अगर हम चेक करें तो न ही दोनों एक दिशा में है और न ही दोनों विपरीत दिशा में है, यानी कि इनका जो परिणामी आएगा वो आएगा इनके बीच में। ठीक है, तो अगर इनके बीच में परिणामी आता है तो इनका जो परिणामी होगा वो कहीं ना कहीं इस दिशा में होगा, टोटल E। ठीक है, तो यह E जो आएगा वह इन दोनों के परिणामी के बराबर आएगा। अब देखिए इनका परिणामी हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हम देखें, ये तो ये कुछ डिग्री होगा थीटा एंगल, जाहिर सी बात है ये भी थीटा एंगल ही होगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम इन दोनों का परिणामी देखें तो पहले इनको हम कंपोनेंट में इनके डिवाइड कर लेते हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक में। तो अगर मान लीजिए कोई सदिश राशि है, कोई सदिश है, तो उस सदिश को उसके दो कंपोनेंट में बांटा जाता है। एक होता है क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, और एक होता है उसका ऊर्ध्वाधर घटक। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये सदिश ऐसे गई है, ये बल है F, तो अगर इसका क्षैतिज घटक लेते हैं और ये उसका ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं, तो इसका जो ये क्षैतिज घटक होता है इसके साथ अगर ये थीटा कोण बन रहा है तो इसका मान हो जाता है, इस F को अगर दो हम हिस्सों में तोड़ेंगे तो इस F का मान निकलता है F cos थीटा, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बीच में अगर इनके बीच में F को लिए तो जाहिर सी बात है ये ऊपर के साइड ही होगा, क्योंकि ये दोनों घटक एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हुए होने चाहिए। तो ये अगर इसका चेक करेंगे हम मान, तो ये हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक चीज़ चेक कीजिए, तो अगर E, ये वाला E है, E1 है, तो इसका जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है नीचे की साइड, इसका मान हो जाएगा E1 sin थीटा, और ये वाला जो इसका घटक होगा इधर के साइड, इसका मान हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, और इस E2 का अगर हम मान चेक करते हैं, E2 का अगर हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, घटक तोड़ेंगे, तो एक तो E2 का कंपोनेंट जाएगा ऊपर के साइड, जिसका मान हो जाएगा इसको पिक हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इस E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा इसका मान हो जाएगा E2 sin थीटा, और इसका जो ये क्षैतिज घटक होगा इस साइड में, इसका मान हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, ये दोनों मान हो जाएंगे। इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ा मोड़ा इसमें कंजेस्टेड फिगर है, एक दूसरे में पूरा इंटरलिंक्ड है। तो अगर इस E1 का हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक तोड़ते हैं, तो देखिए अगर ये बीच में है तो क्षैतिज इसका इधर हो सकता है, उधर तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों को हमें मिलाते हुए 90 डिग्री बनाना है। तो ये वाला घटक हो जाएगा इधर, तो ये वाला कंपोनेंट इसका E1 का हो जाएगा E1 cos थीटा, जैसे F का हुआ था F cos थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एंगल ये थीटा बना रहा है, ये सीधी लाइन पे ऐसे, यहीं पे यहाँ पे भी वो एंगल थीटा ही बनाएगा, क्योंकि ऐसे सीधी लाइन है और यही वाली लाइन सीधी गई है ऐसे, तो यहाँ पे जितना थीटा एंगल बनेगा वो भी एंगल यहाँ पे बनेगा, तो ये E1 cos थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस E2 का
जो कि इधर गया है, इसका अगर हम कंपोनेंट तोड़ते हैं तो एक तो ऊपर के साइड होगा, एक इधर होगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा E2 साइन थीटा और इधर वाला हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ठीक है, ये क्लियर। तो अगर हम एक चीज़ चेक करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा अलग हम कर देते हैं। यहाँ से हम टोटल ई की अगर हम वैल्यू की बात करें तो टोटल ई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा टोटल ई की वैल्यू। अब अगर एक चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो E1 ये जो E1 साइन थीटा वाला है वो नीचे के साइड लग रहा है ऐसे, और E2 साइन थीटा लग रहा है ऊपर के साइड, और दोनों की वैल्यू बराबर ही है। क्योंकि बराबर क्यों होगी, अगर E1 और E2 का मान देखें, E1 चूँकि ये जो इधर आया है और E2 जो इधर गया है, इस आवेश के कारण जो अंदर की साइड आया था E1 और इस आवेश के कारण जो बाहर की साइड गया था E2, इन दोनों का भी मान इक्वल है। E1 इज इक्वल टू E2 है। तो अगर इन दोनों का मान इक्वल है तो इसका कारण क्या है समझिए, देखिए क्योंकि E का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में R स्क्वायर, ये तो R दूरी का जो मान है वो बराबर है, दोनों आवेश भी बराबर है, बस इसमें अंतर क्या है कि इन दोनों के चिन्ह में अंतर है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो E1 E2 का मान परिमाण में बराबर है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम E इज इक्वल टू E2 की जगह पे E1 ही रख दें क्योंकि दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 प्लस E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, क्योंकि E2 की जगह पे हमने E1 रख दिए, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा, ये टोटल हो जाएगी वैल्यू इतनी। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों का हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, एक दूसरे के साथ परिणामी निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये मान निकलता है। अब देखिए इसको हम क्या काम करते हैं, इसको अगर हम एक साथ लेके चल रहे हैं इसका मान, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम मान निकाल लेते हैं कॉस थीटा की, क्योंकि E1 की तो हम वैल्यू रख लेंगे यहाँ से। कॉस थीटा की अगर हम वैल्यू देखें कॉस थीटा, तो यहाँ पे अगर कॉस थीटा की वैल्यू देखें इस वाले एंगल में PAC में, इस वाले में, तो कॉस थीटा की वैल्यू इसमें लिख लेते हैं त्रिभुज PAC में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला याद हो तो वो होता है आधार बटा में कर्ण। आधार इन द सेंस कि ये नीचे वाला भाग और कर्ण हो जाएगा ये पूरा भाग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यल बटा में ये हो जाएगा कर्ण का मतलब हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू। तो अगर इस टोटल इंटेंसिटी का, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें मान निकालना है, तो अगर हम इस पे रखते हैं तो देखिए क्या निकलता है, E इज इक्वल टू 2 और E1 का मान कितना है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इनटू कॉस थीटा की भी वैल्यू हमें रखनी है, तो ये हो जाएगा L अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम देखें तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, और ये L हो जाएगा QL बट में। इस चीज़ को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं R स्क्वायर अपान में L स्क्वायर, ये पहले से है, और इस रूट का मतलब होता है कि R स्क्वायर अपान में L स्क्वायर का पावर 1/2। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो यहाँ पे एक चीज़ चेक करेंगे आप, दोनों की घात, इसकी घात कितनी है, 1 है, और ये दोनों सेम है, तो गुणा में क्या किया जाता है कि अगर आधार समान हो तो इन घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो एक ये है और आधा ये, तो एक और आधा कितना हो जाएगा 1.5, और 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं 3/2, तो 3/2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QL अपान में ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2 घात, ये इतना हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर और आप आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा टोटल, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2QL अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2। अब यहाँ पे एक चीज़ आप अगर देखें तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था अक्षीय स्थिति वाले केस में
कि जो L का मान होता है, जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मान होता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। और ये R जो दूरी होती है वो हम उसकी अपेक्षा में बहुत ज़्यादा दूर पे लिए रहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक बात कि जो L का मान है वह बहुत ज़्यादा छोटा है किससे, R से। ठीक है, L का मान बहुत ज़्यादा छोटा है R से, तो यहाँ पे अगर हम L का मान रखें तो उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से हम L का मान गायब कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से हम नहीं कर सकते हैं। कारण इसका हमने पिछले भी क्लास में, पिछले वीडियो में बताया था। तो इसको L को, ऊपर वाले L को हम गायब नहीं करेंगे, नीचे वाले L को केवल हम गायब करेंगे। तो ये टोटल अगर निकालें इसके बाद तो ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने थोड़ा अलग कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और ये हो जाएगा 2QL अपान में ये L स्क्वायर को गायब करेंगे तो ये आएगा R स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL अपान में R⁻3, इतना आएगा। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाइनली कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस 2QL को हम लोग लिखते हैं P = 2QL। इसको ऐसे लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे 2QL की जगह पर लिख सकते हैं P को, तो ये हो जाएगा P/R³। ये हो जाएगा टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। तो निरक्षीय स्थिति के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका मान आता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। अगर इसको आप पिछले वाले से कंपेयर करें, इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको मिटा देना है इतना दूर। अगर पिछले वाले अक्षीय स्थिति के फॉर्मूले से आप इसको कंपेयर करें तो उसमें आता था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, और ये वाला जो है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R³। अगर इसको हम देखें तो ये है अक्षीय के लिए और ये है निरक्षीय के लिए। तो अगर इन दोनों में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अंतर पड़ रहा है दुगुने का। ठीक है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है किसी बिंदु पर, उससे दुगुना विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर उस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उत्पन्न होगा अक्षीय स्थिति में। यानी कि जितना निरक्षीय स्थिति में उस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उत्पन्न होगा उतनी ही दूरी पर, उससे दुगुना कहीं उत्पन्न होगा इस अक्षीय स्थिति में, इसी रेखा पर। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और आप कह सकते हैं कि जो E है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/R³ के। यानी कि अगर हम दूरी का मान जितना बढ़ाते जाते हैं उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी द्विध्रुव के कारण, और वो भी निरक्षीय स्थिति में। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है। तो इसे आप ध्यान से एक बार देख लें, फिर से पूरा का पूरा रिवाइंड करके, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके अगले वाले क्लास में हम इसमें विद्युत इस द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, जिससे हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में इसको देखेंगे। थैंक यू।